अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज अपने टॉपिक 7.8 स्टार्ट करना है ऑन पेज 160। ठीक है, अब इस टॉपिक से पहले कुछ आपने एग्जांपल्स और कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए हैं, वो मैं आपको उनके बारे में बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो अभी आर्टिकल 7.8 देखिए, इलास्टिसिटी। वी नो डैट द लेंथ ऑफ अ रबर बैंड इंक्रीजेज ऑन स्ट्रेचिंग इट। आपको पता है रबर बैंड जो है, आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, Similarly, the pointer of a spring balance is lowered when a body is suspended from it. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इसी तरह के एक स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है, अगर उसके साथ एक बॉडी को लटकाया जाए तो क्या होता है, उस स्प्रिंग बैलेंस की लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, साथ ही मैं आपको हाईलाइट करवा देती हूँ। क्वेश्चन देखें, वाई, यहाँ पे दी पॉइंटर से पहले वाई लिखें। वाई द पॉइंटर ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस इज लोअर्ड व्हेन अ बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम इट। तो इसका आंसर भी आगे से स्टार्ट होता है, आप निशान लगा लें अपनी बुक्स पे। इट इज़ बिकॉज द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इनसाइड द बैलेंस इंक्रीजेज डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ सस्पेंडेड बॉडी। ठीक है, अगर आपके पास हैवी बॉडी होगा तो स्प्रिंग की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप लाइट ऑब्जेक्ट लटकाते हैं, स्प्रिंग से हल्का ऑब्जेक्ट रखते हैं, लटकाते हैं स्प्रिंग के साथ, तो स्प्रिंग की लेंथ कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, Look at the picture in figure 7.22. What happens to the objects due to the forces acting on them? इसमें देखें 7.22 में डिफरेंट 3 फिगर्स हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि इस फिगर में आपके पास फर्स्ट में एक स्प्रिंग है, और सेकंड में देखिए एक रॉड है, और थर्ड में आप देखें एक स्ट्रिप है। तो तीनों को अगर आप स्ट्रेच करें, खींचें, ठीक है, यहाँ फर्स्ट स्प्रिंग को तो आपने स्ट्रेच ही करना होता है। ठीक है, और इसको ट्विस्ट करना होता है, और इसको क्या करना है, इसको बेंड करना है। तो क्या होगा आपके पास, What happens to the objects due to the forces acting on them? The applied force that changes shape, length और volume of a substance is called deforming force. अब यहाँ पे deforming force की definition भी बन रही है, आप भी इसको highlight कर लें यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स, ये भी डेफिनेशन बन रही है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप स्प्रिंग को खींचेंगे, या आपके पास रॉड है इसको ट्विस्ट करेंगे, या आपके पास स्ट्रिप है इसको बेंड करेंगे, तो इन तीनों की शेप्स में, लेंथ्स में या विड्थ्स में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो उस फोर्स जिसकी वजह से चेंज आता है, उस फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। इन मोस्ट ऑफ केसेस द बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज सून एज द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। क्या कह रहे हैं कि बॉडी, जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स इनमें से इनके ऊपर से हटाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स अमल करना जैसे ही छोड़ेंगे तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। ठीक है, अब इलास्टिसिटी की डेफिनेशन देखें। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज द डिफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। क्या कह रहे हैं कि इलास्टिसिटी ये बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसमें बॉडी अपनी इनिशियल या ओरिजिनल साइज़ और शेप में आ जाता है, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हट जाती है। सीजेस का मतलब काम करना छोड़ देती है। जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स काम करना छोड़ देती है, हट जाती है, तो कोई ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल साइज़ और शेप में आ जाए, तो इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर 2 डेफिनेशन आती हैं छोटी छोटी, एक स्ट्रेस है और एक नेक्स्ट पेज पे स्ट्रेन आएगा। ठीक है, स्ट्रेस क्या है, The force acting on unit area at the surface of a body is called stress. It is equals to force by area. यानी डेफिनेशन से अगर आपको डेफिनेशन आए तो आप फार्मूला लिख सकते हैं। क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसके एक स्पेसिफिक एरिया पर जो फोर्स लगे उसको क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखें इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी फोर्स का यूनिट यहाँ पे देखें न्यूटन होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट बन जाएगा स्ट्रेस का। ठीक है, अब आपको ये न्यूटन N m-2 देखने से आपको याद आ रहा होगा कि प्रेशर का यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन देखें, स्ट्रेन। व्हेन स्ट्रेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट मे चेंज इट्स लेंथ, वॉल्यूम और शेप। अ कंपैरिजन ऑफ सच अ चेंज कास्ड बाय द स्ट्रेस विद द ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप इज कॉल्ड स्ट्रेन। इफ स्ट्रेस प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन द स्ट्रेन इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है कि अगर किसी बॉडी पे स्ट्रेस एक्ट करे तो उस बॉडी का लेंथ चेंज हो, वॉल्यूम चेंज हो या शेप चेंज हो। ठीक है, तीनों में से कोई एक उसकी चीज़ चेंज हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, स्ट्रेन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें कि टेंसाइल स्ट्रेन किसे कहते हैं, या आप डेफिनेशन और से देखें। टेंसाइल स्ट्रेन यानी सिर्फ आपके पास चेंज इन लेंथ आए। ठीक है, लेंथ में चेंज आए तो उसको टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। वैसे सिंपल जो स्ट्रेन की डेफिनेशन है उसमें वॉल्यूम में भी चेंज आ सकता है, शेप में भी और लेंथ में, लेकिन अगर जहाँ लेंथ की बात हो रही है तो उसको टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे, यानी चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है,
नहीं, किसी बॉडी पे के ऊपर स्ट्रेस लगा तो उसकी लेंथ चेंज हो गई, ठीक है, तो वो चेंज इन लेंथ ऊपर लिख लेंगे, ओरिजिनल लेंथ नीचे लिख लेंगे, तो ये रेशो आ जाएगी टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। Tensile strain has no units as it is simply a ratio between two similar quantities, ठीक है। अब आपसे अगर कोई कहे कि स्ट्रेन की या टेंसाइल स्ट्रेन की का यूनिट क्या होता है, तो आप कहेंगे कि इट हैज़ नो यूनिट बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़, यानी लेंथ ऊपर भी आ रहा है, लेंथ डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, दोनों की यूनिट्स लिखेंगे मीटर मीटर, तो मीटर मीटर से कैंसिल होगा, तो इसका मतलब है स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज आपका ये टॉपिक है, आपने ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद कर लिखनी है और अपनी नीट कॉपीज़ पे भी लिख लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।